जी, अब हम बात करेंगे जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप या जो है क्रोमोसोम मैप की। करेक्ट। तो इट इज लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट जीन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। जीन जो है बेटे डिफरेंट जीन यहां पर ऐड कर देंगे ऑन द क्रोमोसोम। करेक्ट। इट इज लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट जीन ऑन द क्रोमोसोम on the basis of relative distance between two genes या on the basis of percentage crossing over frequency। यहां पर हम परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी के बेस पर जो है बेटे जीन को क्रोमोसोम के ऊपर यानी क्रोमोसोम में अरेंज करते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दो जीन के बीच में डिस्टेंस को बताती है। अगर हम किसी दो जीन के बीच में परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें तो उससे हम डिस्टेंस बिटवीन टू जीन कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट। तो वहां से परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया और उससे आया डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, और डिस्टेंस बिटवीन टू जीन के बेस पर हमने क्रोमोसोम पर लिनियरली जो है बेटे अरेंज कर दिया जीन को ए बी सी। जैसे सपोज दैट मान लो कि ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है आपकी आई 10% और बी और सी के बीच में 5%। करेक्ट। तो ए बी सी, तो ए और सी के बीच में होगा 15%। करेक्ट। तो यहां से ए और बी के बीच की डिस्टेंस 10 हो गई, बी और सी के बीच में 5, तो सीक्वेंस हो गया ए बी सी। दैट इज कॉल्ड लिंकेज मैप। अभी डिटेल समझाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा, डोंट वरी, चिंता मत करिए अभी, है ना। यहाँ का एक्सेप्शन भी एक आएगा, आपके कोर्स में वो नहीं है लेकिन इसका एक्सेप्शन भी मैं लूंगा, इंटरफेरेंस। क्लियर है। तो इसके लिए आपको जब लिंकेज मैप या क्रोमोसोम मैप बनाना होता है तो आप परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कैलकुलेट करते हो। इसीलिए जेनेटिक मैप को हम कई बार या क्रोमोसोम मैप को बेटा क्रॉस ओवर मैप भी बोलते हैं। करेक्ट। क्रॉस ओवर मैप प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब पता चलेगा। Second, then percentage crossing over frequency will be calculated by using this formula. Percentage recombination frequency या percentage crossing over frequency equal to number of recombinant of our total progeny। कितने recombinant है, total progeny कितनी है। भाई दो टाइप के ऑफ स्प्रिंग आते हैं यानी प्रोजेनी, एक पेरेंटल एक रिकम्बिनेंट। तो पेरेंटल प्लस रिकम्बिनेंट टोटल प्रोजेनी हुआ, और रिकम्बिनेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100। करेक्ट। और जब परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी देन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज डिटरमाइंड from percentage recombination frequency, because percentage crossing over frequency यानी recombination frequency is directly proportional to distance between two gene। correct। जैसे अगर कहीं पर 1% क्रॉसिंग ओवर है तो 1 सेंटीमॉर्गन, 2% क्रॉसिंग ओवर है तो 2 सेंटीमॉर्गन, 10% क्रॉसिंग ओवर है तो 10 सेंटीमॉर्गन एंड सो ऑन। जैसे 40% क्रॉसिंग ओवर है तो 40 सेंटीमॉर्गन। ओके एंड सो ऑन, चलते जाइए। तो उसके बाद जब डिस्टेंस पता चल जाए तो जीन्स आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। गौर करिए, सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन, ये मॉर्गन ने इसको पूरा वर्कआउट किया था, इसलिए जो है उन्हीं के ऑनर में जो है लिखा गया। चूंकि स्टर्टवेंट जिन्होंने पहला जेनेटिक मैप, फर्स्ट जेनेटिक मैप प्रिपेयर्ड बाय स्टर्टवेंट इन ड्रोसोफिला और मेज में, तो स्टर्टवेंट ने जो पहला जेनेटिक मैप बनाया था ही वाज स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। ये स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन होती है। करेक्ट। अब बेटा यहां से एक कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूं इंटरफेरेंस का, तो क्लियर कर लीजिए। पहले जीन को लिनियरली अरेंज करना ऑन द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। पहला जेनेटिक मैप स्टर्टवेंट ने ड्रोसोफिला के लिए बनाया था। अगर लिंकेज मैप बनाना है पूरा प्रोसेस था, पहले टेस्ट क्रॉस करिए, उसके बाद परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए, फिर डिस्टेंस पता लगाइए, और डिस्टेंस और परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उसके बाद उसको क्रोमोसोम पर अरेंज कर दो। एक टर्म आता है इंटरफेरेंस, मैंने आपको सिखाया है इंटरफेरेंस। जैसे मान ले बेटा ये एक तेरा क्रोमोसोम है। करेक्ट। डन। अब यहां पर ये इसका होमोलोगस पेयर, तो ये यहां पर क्रॉस ओवर कर रहा। ओके। एक क्रॉसिंग ओवर यहां पर हो गई एक पॉइंट पर, अगर दूसरे क्रॉस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होने के चांस हैं, बोलो,
तो जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो क्रॉसिंग ओवर हुई और क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट पर ही क्या बनता है, काइजमेटा। ये क्रॉसिंग ओवर एंड काइजमेटा फॉर्मेशन एट वन पॉइंट इंटरफियर रिड्यूस करेगा द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड काइजमेटा फॉर्मेशन एट सेकेंड पॉइंट। समझ गए? जैसे ये है, यहां क्रॉसओवर हो गया तो इसको बेंट होने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए पहले पॉइंट का जो क्रॉसिंग ओवर और काइजमेटा फॉर्मेशन और दूसरे तीसरे पॉइंट पर इनहिबिट करेगा। इसीलिए डबल क्रॉसओवर के केस में या मल्टीपल क्रॉसओवर के केस में एक्चुअल परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर नहीं आती और इसलिए डिस्टर्ब आती है। इन केस ऑफ डबल क्रॉसओवर, क्रॉसिंग ओवर एंड काइजमेटा फॉर्मेशन एट वन पॉइंट interfere the crossing over and kaizmeta formation at another point called as interference। एक पॉइंट का क्रॉसिंग ओवर दूसरे पॉइंट के चांस को कम करता है, करेक्ट। तो यहां से जो सेकेंड क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू थोड़ी कम आती है, रियल वैल्यू नहीं आती। इसीलिए ड्यू टू इंटरफेरेंस एक्चुअल वैल्यू ऑफ डबल क्रॉस ओवर इज मच बिलो द एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ रहे हो कि नहीं भैया? मेरे हाथ को ऐसे बेंड करो, अब दूसरा ऐसे बेंड करो तो दिक्कत आएगी कि नहीं? तो जो एक्चुअल आनी चाहिए वो नहीं आती डबल क्रॉसओवर के केस में, सही है। इसीलिए जेनेटिक मैप एक्चुअल लोकेशन ऑफ जीन कभी नहीं बताता। जेनेटिक मैप रिलेटिव लोकेशन है परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी के बेस पर, और परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर अगर एक बार क्रॉसिंग ओवर हुई तब तो चलेगा, लेकिन दूसरी बार क्रॉसिंग ओवर होगी तो उसका चांस थोड़ा कम होगा। इसलिए परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी तो डिस्टेंस डिस्टर्ब होगा। आप समझ पा रहे हैं मुझे? अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ ये नहीं है। आपके यहाँ मैं काम बता दूंगा, बस आप इतना समझिएगा, जेनेटिक मैप से कभी एक्चुअल लोकेशन नहीं आती जीन की क्रोमोसोम पर। एक्चुअल लोकेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिजिकल मैप, एक्चुअल लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। ये दरअसल इसमें हम एक्चुअल नंबर ऑफ बेस पेयर पता लगाते हैं, बेस पेयर यानी न्यूक्लियोटाइड का नंबर इन अ जीन, ठीक है। तो इससे जीन की एक्चुअल पोजीशन जो क्रोमोसोम पर बताए उसे बोलते हैं फिजिकल मैप, और ये रिलेटिव पोजीशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। और चूंकि पहला क्रॉसिंग ओवर दूसरे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस को कम करता है, इसलिए परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी हमेशा कम आती है डबल और ट्रिपल के केस में। इसलिए हमेशा वो एक्चुअल पोजीशन को बताएगा नहीं, वो जीन के रिलेटिव पोजीशन को बताएगा। तो आप बस चिल्ला के मुझे ये भूल जाइए, आप मुझे चिल्ला के बताइए कि कौन जीन के एक्चुअल लोकेशन बताएगा, दैट इज फिजिकल मैप, और यहाँ पर रिलेटिव लोकेशन पता लगती है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। बाकी इसके जब आप क्वेश्चन करोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये आपके दिमाग में नहीं रखना है, क्लियर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो है क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के ऊपर, करेक्ट बेटा। तो बात करते हैं सबसे पहले कंप्लीट लिंकेज पर। क्वेश्चन जो है, अ प्लांट इज हेटेरोजाइगस, करेक्ट। एक प्लांट है जो कि हेटेरोजाइगस है फॉर 4 जीन्स, 4 जीन के लिए हेटेरोजाइगस है। तो सबसे पहले आप बेटा ध्यान दीजिए कि अगर कोई 4 जीन के लिए हेटेरोजाइगस है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए एक जीन के लिए हेटेरोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरे जीन के लिए हेटेरोजाइगस, कैपिटल सी स्मॉल सी तीसरे जीन के लिए हेटेरोजाइगस, कैपिटल डी स्मॉल डी 4 के 4 जीन के लिए हेटेरोजाइगस है, करेक्ट। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें कंडीशन दिया है कि इफ ऑल द 4 जीन आर कंप्लीटली लिंक्ड, कंप्लीट लिंक्ड है, तो यहां से आपको एक दिमाग में पिक्चर लेके चलनी पड़ेगी। कंप्लीट लिंक का मतलब हो या इनकम्प्लीट लिंक का मतलब हो, आपको दिमाग में पिक्चर बनानी पड़ेगी सर कि चारों के चारों जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं, क्योंकि लिंकेज तभी होता है सर जब आपका जो है जीन सेम क्रोमोसोम पर है, करेक्ट बेटे। और ऊपर से इसमें कंप्लीट लिंकेज है, मतलब क्या कि यहां पर इन जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर 0% है, एग्री। तो भैया मैंने बोला था कि अगर कंप्लीट लिंकेज हो तो आंख बंद करो और रिजल्ट आप मोनोहाइब्रिड वाला बोल दीजिए, उसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मोनोहाइब्रिड में कितने टाइप के गैमेट बनते हैं, 2 टाइप के।
तो ये सारे के सारे कंप्लीट लिंकेज है। तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड जैसा व्यवहार करेगा n इक्वल टू 1। और यू नो बेटर टाइप ऑफ गैमीट, ये पोलिंग ग्रेन पूछा है मैंने, टाइप ऑफ पोलिंग ग्रेन, पोलिंग ग्रेन इज गैमीट। तो टाइप ऑफ पोलिंग ग्रेन कितने बनेंगे, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n, और n की वैल्यू कितनी है 1। तो बोलिए ये कितने टाइप के गैमीट बनाएंगे, मात्र 2। और मैं प्रूफ भी कर देता हूं आपको, जरा देखिए, ये चारों जीन, चारों एलील एक साथ अगले जनरेशन में जाएंगे तो एक गैमीट बनेगा ABCD, और ये चारों एक साथ जाएंगे दूसरा गैमीट बनेगा ABCD। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल या तो ये गैमीट बनेगा या ये गैमीट। कंप्लीट लिंकेज के केस में चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, चाहे पेंटा हाइब्रिड हो, चाहे हेक्सा हाइब्रिड हो, गैमीट का नंबर केवल और केवल कितना होगा बेटा, बोलिए आप मुझे, 2। दिमाग में भर लीजिए। अब यहां से मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं सर, है ना, चलिए देखते हैं। जैसे कोई प्लांट है, डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, करेक्ट, 4 जीन है, वही चीज। लेकिन इस बार क्वेश्चन बोल रहा कि इफ ए बी एंड सी आर कंप्लीटली लिंक्ड, सुना, कंप्लीटली लिंक्ड, देन फाइंड आउट टाइप ऑफ गैमीट फॉर्म्ड बाय दिस प्लांट, टाइप ऑफ गैमीट। ठीक, अब देखिए यहां पर थोड़ा तिकड़म हो गया, प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया, अब इसमें से 4 जीन है लेकिन 3 ही कंप्लीटली लिंक है, तो 3 के लिए यानी इसके लिए जो कंप्लीट लिंक होता है वो तो मोनोहाइब्रिड हो गया, इसके लिए आपने लिख दिया n इक्वल टू 1, और एक और बचा तो n इक्वल टू 1, तो 1 और 1 2। तो आप जो है कंप्लीट लिंकेज वाले को एक ले लीजिए और दूसरे को एक ले लीजिए, ये एक हेटेरोजाइगस, ये पूरा एक हेटेरोजाइगस, तो 2 टू द पावर n, तो टोटल n कितने हुए 2, तो कितने बनेंगे 4। एग्री, समझ में आया कि नहीं? ओवरऑल आपके दिमाग में कुछ समझ में आया या नहीं? मैंने प्रूव भी किया कि कंप्लीट लिंकेज के केस में चाहे गैमीट का टाइप हो चाहे क्रॉस हो, रिजल्ट विल बी सिमिलर टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे इसी को मैं कर दूं ABCD, कैपिटल E स्मॉल e, कैपिटल F स्मॉल f, जिसमें ABC कंप्लीटली लिंक है। अब बोलिए, ये तो n इक्वल टू 1 हो गया, अब कितने बचे 1 2 3, तो यहां हो गया n इक्वल टू 3, तो 1 प्लस 3 4, तो यहां पर 2 टू द पावर 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितने गैमीट बनेंगे 16। अब तो शायद आप समझ गए होंगे सर। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, जो जीन कंप्लीटली लिंक है वो मोनोहाइब्रिड जैसा व्यवहार करेंगे, मोनोहाइब्रिड जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो टाइप ऑफ गैमीट हो चाहे हाइब्रिड की सेल्फिंग हो। 2 हाइब्रिड की सेल्फिंग कराओगे, कंप्लीट लिंकेज है, 3:1 आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेटेरोजाइगस टॉल रेड, सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हेटेरोजाइगस टॉल रेड यानी कि कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, मैंने कोड ले लिया ऐसा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये हो गया आपका कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। डन। इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ व्हाइट, ड्वार्फ व्हाइट, ड्वार्फ के लिए ले लीजिए स्मॉल t और व्हाइट के लिए स्मॉल r स्मॉल r। मतलब आपने क्रॉस क्या कराया है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r। डन। व्हाट इज दिस, ये है सर आपका टेस्ट क्रॉस। क्रॉस कराने के बाद प्रोड्यूसेज ऑफ स्प्रिंग इन फॉलोइंग नंबर। देखिए टॉल रेड हेटेरोजाइगस था, उसका टेस्ट क्रॉस कराया, रिजल्ट आया, टॉल रेड कितने आए 1100, ड्वार्फ व्हाइट कितने आए 800, टॉल व्हाइट कितने आए 75, ड्वार्फ रेड कितने आए 25। ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट। आपसे पूछेगा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 लिंक्ड जीन। 2 लिंक्ड जीन कौन, एक जीन हाइट के लिए और दूसरा जीन कलर के लिए, मतलब कि जीन फॉर हाइट एंड जीन फॉर कलर के में डिस्टेंस क्या है, करेक्ट। देखिए फिर से बोलता हूं,
कि आपने कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, टॉल रेड, मतलब पेरेंटल कैरेक्टर कौन हुआ? बोलिए, पेरेंटल कैरेक्टर। टॉल रेड और ड्वार्फ व्हाइट। एक पेरेंट था टॉल रेड, दूसरा पेरेंट था ड्वार्फ व्हाइट, तो ये हो गया आपका पेरेंटल कैरेक्टर। एग्री? और बोलो, क्या पेरेंट में टॉल व्हाइट है? नहीं। क्या ड्वार्फ रेड है? नहीं। तो ये कहलाएगा रिकम्बिनेंट। एग्री सर? बोलिए। और आपको मैंने फॉर्मूला दिया है परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, कि टोटल रिकम्बिनेंट अपॉन टोटल इंडिविजुअल इनटू 100। एग्री? तो जरा सा सर बताइए, टोटल रिकम्बिनेंट कितने हैं? 75 और 25, तो टोटल रिकम्बिनेंट हो गए 100, और टोटल इंडिविजुअल यानी पेरेंटल प्लस रिकम्बिनेंट, तो 1100 प्लस 800 1900 प्लस 100, टोटल इंडिविजुअल कितने हो गए? 2000 अपॉन 2000 इंटू 100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। बोलिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5%। और आपको पता है परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। तो बोलो, अगर 5% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी आई तो डिस्टेंस कितना हो गया? 5 सेंटीमॉर्गन। तो आंसर आ गया 5 सेंटीमॉर्गन। समझ में आया? देखिए भाई, यहां पर रिकम्बिनेंट कैलकुलेट करने के लिए, करेक्ट, रिकम्बिनेंट कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा टोटल रिकम्बिनेंट अपॉन टोटल इंडिविजुअल, और डेटा दिया होता है क्वेश्चन में। अच्छा, अगर आपको यहां पर तो जैसे दे दिया टॉल रेड, तो टॉल रेड वाला पेरेंट हो गया, आपको पता चल गया, किसी क्रॉस इससे कराया, समझ गए? यहां पर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस मत कैलकुलेट करना। ड्वार्फ व्हाइट, तो ये दोनों पेरेंट हो गए, यहां दिया हुआ है। लेकिन कई जगह ऐसा हो जाता है कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि पेरेंट कौन होगा। तो ऐसे केस में सर जो ज्यादा हो वो पेरेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया था पेरेंटल कैरेक्टर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू कैरेक्टर। समझ में आया? और उसके पीछे रीजन है कि परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% को एक्सीड नहीं करती, मैंने बताया था आपको। एग्री? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पता चलेगा आपको। अ डाई हाइब्रिड प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एग्री, प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन फॉलोइंग नंबर। ये गैमेट है, ए बी का नंबर है 100, कैपिटल ए स्मॉल बी का नंबर है 400, स्मॉल ए बी का नंबर है 100, सही है, और स्मॉल ए बी का नंबर है 400। अब देखो, अगर आप आंखों से देखोगे तो ये दोनों जो है सर पेरेंटल टाइप के दिखते हैं, क्योंकि ए बी हम ऐसा मान के चलते हैं कि ए बी नॉर्मल अरेंजमेंट, सीस अरेंजमेंट, तो ये पेरेंटल, ए बी और स्मॉल ए बी ये पेरेंटल दिखता है, बट नहीं, जो कम होगा वो रिकम्बिनेंट होगा। तो ये हो गया कम वाला रिकम्बिनेंट, और ये हो गया साहब जी आपका पेरेंटल। एग्री? ये क्या हो गया? पेरेंटल। तो जरा बोलो, टोटल इंडिविजुअल, पहले परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं अपन, ठीक है? बोलिए, टोटल रिकम्बिनेंट अपॉन टोटल इंडिविजुअल इनटू 100। बोलो रिकम्बिनेंट कितने हैं? 200। एग्री? बोलो टोटल इंडिविजुअल कितने हैं? 400, 400, 800, 900, 1000, करेक्ट, इनटू 100। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। बोलो तो कितना आया सर जी? 20%। मतलब कितना डिस्टेंस है सर जी? 20 सेंटीमॉर्गन, यानी 20 सेंटीमॉर्गन है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट बेटा? बोलिए भाई, तो टोटल इंडिविजुअल जो है वो 1000 है, और रिकम्बिनेंट कितने हैं? 200, तो 200 अपॉन 1000 इंटू 100, तो कितना है? 20 सेंटीमॉर्गन। तो इस तरीके से आपको अगर परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सबसे पहले एक पिक्चर क्लियर कर लीजिए कि रिकम्बिनेंट जो होगा वो कम होगा, कम वाले को आप हमेशा रिकम्बिनेंट लीजिए, ठीक है ना? तो दैट इज, अभी और हम सैंपल क्वेश्चन।
आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज टाइप के। अ डाइहाइब्रिड प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, और इसको इन्होंने लिखा है टॉल रेड। ठीक है, हमने मान लिया कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r टॉल रेड। इस प्लांट में मतलब दो जीन है, एक हाइट के लिए और एक कलर के लिए। इन्होंने बोला कि उन दोनों जीन के बीच में कितने परसेंट लिंकेज है। इन दिस प्लांट 66% linkage is present. Agree? On test cross, it produces total 1000 offspring. 1000 offspring produce हुए. What is the number of offspring having tall white phenotype? समझ के देखिए, बहुत इजी है। पहली बात, अगर हम कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल r ले लें, एग्री, तो यहां पर बेटा चार टाइप के गैमेट बनेंगे। बोलिए, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r बनेगा। और यहां पर कितने टाइप गैमेट बनेंगे सर? ओनली एक टाइप के। इस एक टाइप के गैमेट का चारों के साथ क्रॉस होगा। बोलिए सर, ऑफ स्प्रिंग जो आएंगे वो पहला आएगा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, दूसरा आएगा कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r, तीसरा आएगा स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल t स्मॉल r। बोलो, इसका चारों क्रॉस करा दिया। ये क्या हुआ? टॉल रेड। ये क्या हुआ? टॉल वाइट। ये क्या हुआ? ड्वार्फ रेड। ये क्या हुआ? ड्वार्फ वाइट। बोलो, सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? यहाँ पर कौन पेरेंटल है, कौन रिकम्बिनेंट? यहाँ पर दिया हुआ है टॉल रेड और ड्वार्फ व्हाइट पेरेंटल है, मतलब ये एक पेरेंट हो गया P और एक ये पेरेंट हो गया P। करेक्ट? टॉल रेड और ड्वार्फ व्हाइट फर्स्ट एंड सेकेंड पेरेंटल हो गया। बोलो, थर्ड और फोर्थ ऐसे नेमिंग किया है, ये आपके रिकम्बिनेंट हो गए भाई साहब, और ये पेरेंटल हो गए। अब गौर करिए, इसमें कितने परसेंट लिंकेज है? 66% लिंकेज है। ऑफ स्प्रिंग कितने टाइप के आए? 4 टाइप के आए, लेकिन टोटल ये कितने हैं? 1000। बोलो, टोटल ऑफ स्प्रिंग है 4 टाइप के। ऑफ स्प्रिंग है 4 टाइप के, लेकिन टोटल कितने हैं? 1000। और उसने पूछा टॉल व्हाइट का नंबर बताओ। जरा मुझे गौर करके आप बोलिए, मैं यहां लिख रहा हूं आपके सामने, टॉल रेड, टॉल व्हाइट, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ व्हाइट। एग्री? तो जरा बताइए, टॉल रेड पेरेंटल, ड्वार्फ व्हाइट पेरेंटल, ये रिकम्बिनेंट, ये रिकम्बिनेंट। एग्री? बोलिए, लिंकेज अगर 66% है तो पेरेंटल कितने परसेंट है? 66%। ये टोटल हो गए 1000। 1000 ऑफ स्प्रिंग में से पेरेंटल कितने हुए? 66%, मतलब कि 660। और रिकम्बिनेंट कितने हो गए? बचे हुए 34%, यानी 340। अरे बोलो ना, 660 में से आपके पास कोई डेटा नहीं है तो 50-50 कर दो। 660 में से 330 हो गया टॉल रेड और 330 हो गया, बोलिए, ड्वार्फ व्हाइट। और 340 में से टॉल व्हाइट हो गया 170 और ड्वार्फ रेड हो गया 170। बोलिए भाई, समझ में आया? आपसे क्या इसने पूछा है? टॉल व्हाइट, तो बोलो टॉल व्हाइट कितना आया? 170। अगर आपसे पूछा टॉल रेड तो कितना बोलते? 330। ड्वार्फ व्हाइट पूछता 330, ड्वार्फ रेड 170। बोलो भाई, सीधा सा बात है बेटा, टॉल रेड और ड्वार्फ व्हाइट पेरेंटल है। लिंकेज कितने परसेंट है? 66%। तो पेरेंटल लिंकेज जितना होगा उतना ही तो पेरेंटल कैरेक्टर होगा, और पेरेंटल 2 है, 66% में 2 है, यानी 1000 का 66% कितना हुआ? 660। बोलिए, तो 50-50 कर दो, 330 है, 330 है। रिकमेंडेड कितना हुआ? 340 और 170 कर लेंगे आप? करने की कोशिश करिएगा, दिक्कत होगी तो पूछिए। A dihybrid plant with genotype capital A small a capital B small b, it produces 5% each crossing over type gamete. Then what is distance between these two gene, linked gene? देखिए भाई, आपके पास प्लांट ये दिया है,
सबसे पहले कुछ भी ना पता हो तो आंख बंद करिए और इसको शीश अरेंजमेंट करिए। डन। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। जब कुछ भी ना दिया हो तो शीश अरेंजमेंट करते हैं हमेशा। एग्री। अब इसमें क्रॉसिंग ओवर करा दो, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कराया तो एक में करा दो, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। मतलब एक गैमीट ये आया, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। और यहां पर क्या आया, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। बोलो भाई, बोलिए क्रॉसिंग ओवर के बाद कितने गैमीट बने? 2। एग्री। कितने गैमीट बने? 2। और इन्होंने क्या बोला है, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, इट प्रोड्यूसेज 5% ईच क्रॉसिंग ओवर टाइप गैमीट। मतलब क्रॉसिंग ओवर के बाद जो 2 गैमीट बने, ईच क्रॉसिंग ओवर टाइप गैमीट, मतलब 5% इसका और 5% इसका। बोलो, तो टोटल क्रॉसिंग ओवर फिर कितनी हुई? 10%। तो डिस्टेंस कितना हुआ सर? बोलिए, ऑब्वियस है 10 सेंटीमॉर्गन। एनी डाउट? अगर इसी में मैं बोलता ईच हटा देता ये और बोलता इट प्रोड्यूसेस 5% क्रॉसिंग ओवर टाइप गैमीट, तब डिस्टेंस कितनी आती? 5 सेंटीमॉर्गन। क्योंकि तब दोनों गैमीट 5% में बने हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर टोटल 5% ही है। लेकिन यहां पर बोला 5% ईच क्रॉसिंग ओवर टाइप गैमीट, मतलब 2 गैमीट बने हैं, दोनों की परसेंटेज 5%, 5%, तो टोटल क्रॉसिंग ओवर कितनी हुई? 10%। करेक्ट। तो डिस्टेंस कितना आया? आंसर कितना आया? 10 सेंटीमॉर्गन। A plant with genotype capital A, small a, capital B, small b, it produces 4 types of gametes in following number. Agree? AB 25, small a b 24, capital A, small b 100, small a, capital B 110. Okay. What is arrangement of these 2 genes on chromosome? Arrangement in the sense कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि सीस है या ट्रांस है। एग्री? देखिए, जब भी सीसा ट्रांस देखना हो, सीधे आंख बंद करो और क्या देखो? पेरेंटल कैरेक्टर। पेरेंटल कैरेक्टर। और पेरेंटल कैरेक्टर कौन होता है? जो ज्यादा होता है, मोर। एग्री? बोलो, यहां पर पेरेंटल कैरेक्टर कौन हो गया? ये दोनों। चलो इसको क्रोमोजोम पर रखो, एक क्रोमोजोम ये, एक क्रोमोजोम ये। बोलो, कैपिटल ए स्मॉल बी एक साथ है तो यहां रख दो कैपिटल ए स्मॉल बी, यहां पर स्मॉल ए कैपिटल बी। बोलो, आंखों से देखो और जवाब दो। आंसर सी होगा कि ट्रांस। ऑब्वियसली आंसर विल बी ट्रांस। व्हाई? क्योंकि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। जब ऐसा हो तो क्या बोलते हैं? ट्रांस। इसी में डेटा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। देखो 25 की जगह मैं यहां 100 कर दिया, यहां 110 कर दिया, यहां 24 कर दिया, यहां 25 कर दिया। पिक्चर चेंज हो गया। अब ये हो गया भाई साहब पेरेंटल कैरेक्टर। समझ गए? अब ये हो गया पेरेंटल कैरेक्टर। जरा ध्यान दो, ये आपका हो गया पेरेंटल कैरेक्टर। तो अब इसको लिखो, पेरेंटल कैरेक्टर कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ है ना दोनों, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब आंसर हो गया सिस। ना पल्ले पड़ा। तो इस तरीके से जो है बेटे सिस और ट्रांस का अरेंजमेंट देखते हैं। क्वेश्चन करो, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है बेवजह, जबकि होता बहुत इजी है। A dihybrid plant have genotype plus small a b. Correct? If 10% crossing over is present in this plant, then find out पहला percentage of gamete having at least one dominant. गौर करिए, लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है। at least one recessive allele. दूसरा percentage of gamete only one dominant allele. सही है? बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ प्लस प्लस का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। डोमिनेंट एलील को साहब जी 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला डोमिनेंट कैपिटल ए, दूसरा स्मॉल लेटर के ऊपर प्लस या ओनली प्लस, तीनों डोमिनेंट के लिए सिंबल है। तो डरिए मत, प्लस प्लस का मतलब होता है डोमिनेंट, कैपिटल ए कैपिटल बी।
ये इनफैक्ट कैपिटल ए कैपिटल बी है, सही है। और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है लिंकेज कि ये दोनों ए बी यानी प्लस प्लस एक क्रोमोसोम पर है और स्मॉल ए बी एक क्रोमोसोम पर है। तो लिख लीजिए पहले इसको प्लस प्लस स्मॉल ए बी। ओके, तो ये तो हो गया अरेंजमेंट की प्लस प्लस अपान स्मॉल ए बी, मतलब प्लस प्लस एक पर है मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट, प्लस प्लस का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं कैपिटल ए कैपिटल बी। ओके, तो यहां जैसे अगर मैं लिख दूं स्मॉल सी स्मॉल डी प्लस प्लस स्मॉल सी डी, तो ये हो जाएगा कैपिटल सी कैपिटल डी। समझ गए ना? तो ये दिमाग में रख के चलना है साहब जी। ओके, अब इसमें हम कराएंगे क्रॉसिंग ओवर। करा दो भैया, ये देखिए इसको इधर कर दो, इसके इधर कर दो, ए आ गया प्लस आ गया प्लस आ गया स्मॉल डी आ गया। कितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर? 10। अब देखिए यहां पर एक गैमेट बना ए प्लस, दूसरा गैमेट बना प्लस बी, और पेरेंटल वाला प्लस प्लस स्मॉल ए बी। बोलिए टोटल कितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर? टोटल क्रॉसिंग ओवर हुआ है 10%। और 10% के बाद जो क्रॉसिंग ओवर टाइप के गैमेट बने हो कितने बने? 2। तो इसकी वैल्यू यानी औकात हो गई 5% और इसकी वैल्यू यानी औकात हो गई 5%। अच्छा भैया, अगर 10% क्रॉसिंग ओवर है तो जरा बोलिए चिल्ला के पेरेंटल कैरेक्टर कितना होगा? 90%। और 90% में कितने हैं? 2, दोनों डोमिनेंट वाले 45% और दोनों रिसेसिव वाले 45%। अब आंसर दे लोगे आप इजीली, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है प्लस प्लस 45%, स्मॉल ए बी 45%, ए प्लस 5%, ए प्लस बी 5%। तो ये भी पूछा। अब इसमें क्या पूछा? परसेंटेज ऑफ गैमेट हैविंग एटलीस्ट वन रिसेसिव एलीन। देखो एक रिसेसिव एलीन होना चाहिए, 2 हो चलेगा, 3 हो चलेगा। ए रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। चलो पहले का आंसर निकाल दे 5। इसमें भी एक रिसेसिव है +5, इसमें 2 रिसेसिव है, लेकिन उसने तो पूछा है एटलीस्ट 1, तो इसको भी ले लो 45। तो कितना आंसर आ गया सर? 55%। पहले का आंसर आ गया 55%। ओनली वन डोमिनेंट, दूसरा केवल एक डोमिनेंट। देखो इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो ओनली वन डोमिनेंट है। इसमें एक डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो केवल एक डोमिनेंट है। 5 + 5 10%। जैसे पूछता परसेंटेज ऑफ गैमेट हैविंग 2 डोमिनेंट एलील 45%, परसेंटेज ऑफ गैमेट हैविंग 2 रिसेसिव एलील 45%, परसेंटेज ऑफ गैमेट हैविंग 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट 10% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन XY, XZ and YZ are 8%, 17% and 25% respectively. What is sequence of gene on chromosome? जीन का सीक्वेंस पूछा है, यानी आपसे ये कह रहा भाई साहब बना दो जेनेटिक मैप। बोलो क्या दिया है? XY, XZ, YZ। बोलो जितनी परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर उतनी डिस्टेंस। XY के बीच में कितनी परसेंट? 8% यानी 8 सेंटीमॉर्गन, 17% यानी 17 सेंटीमॉर्गन, 25% 25 सेंटीमॉर्गन। हर चीज का एक क्लू होता है बेटा। यहां पर क्या क्लू है? सबसे पहले आप उसको रखिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला हो। करेक्ट, तो ये रख दिया हमने। ये रहा आपका क्रोमोसोम, एक तरफ लिख दिया Y, दूसरी तरफ लिख दिया Z। एग्री? तो Y और Z के बीच में सबसे बड़ा है 25 सेंटीमॉर्गन। अब छोटे वाले को बीच में रखो, अगर ना है तो साइड में रखो। तो छोटे वाले को बीच में रखा XY। बोलो X और Y के बीच में कितना है? 8। XZ, X और Z के बीच में कितना है? 17। 17 और 8 कितना हुआ? 25। मतलब Y और Z के बीच की डिस्टेंस जस्टिफाइड है। तो सीक्वेंस हुआ आपका YXZ। लीगली ये होता है, लेकिन ये भी हो सकता है ZXY। ओके भैया, तो 2 सीक्वेंस हो गया YXZ या ZXY, मतलब वही सीक्वेंस है सेम। समझ गए? क्या क्लू बताया? सबसे पहले बड़े वाले को रख दो और छोटे वालों को बीच में अकोमोडेट करो, बीच में ना आए तो बाहर निकाल दो। ये बात हुई 3 जीन की। अब हम 4 जीन का देखेंगे। इफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन AD
10%, AC 3%, CD 7%, AB 5%, CB 8%। तो प्रिपेयर इस जेनेटिक मैप, इसका जेनेटिक मैप बनाइए, यानी जीन का सीक्वेंस बताइए। क्या तरीका बताए? सबसे पहले सबसे बड़े वाले को जरा बोलिए, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस है AD, मैंने ये रख दिया A और D। एग्री? बोलिए कितना सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है? 10। जितना क्रॉसिंग ओवर उतना डिस्टेंस। अब छोटे वाले को डालो, AC 3 सेंटीमॉर्गन, CD 7 सेंटीमॉर्गन। देखिए ACD जस्टिफाइड हो गया, A और C के बीच में 3, C और D के बीच में 7, 7 और प्लस 3 10, ये तो जस्टिफाइड हो गया। अब देखिए AB 5%, अगर मैं B को यहां कहीं लाऊं, बोलिए AB कितना 5, तो CB कितना आएगा 2, जबकि CB कितना दिया हुआ है 8। नहीं समझे? तो AB को बीच में मैंने लाया तो जस्टिफाइड नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि AB अगर आप बीच में यहां पर लाओगे B, तो AB के बीच तो डिस्टेंस जस्टिफाई हो जाएगी, लेकिन C और B की नहीं होगी। तो आप क्या करो, B को बाहर निकालो, ये तो AB कितना आ गया सर 5 सेंटीमॉर्गन। अब जरा देखिए B और C के बीच में 5 + 3 8 सेंटीमॉर्गन, जस्टिफाइड। तो सीक्वेंस हो गया आंसर B A C D, करेक्ट, या D C A B आएगा। तो इस तरीके से पहले लार्जेस्ट को रखा AD, छोटे वाले को C को समेटा इसमें 3, AC 3, CD 7, ये तो जस्टिफाइड हो गया। B को बीच में लाया, सेट नहीं हुआ तो बाहर निकल के रख दिया। ये टेक्निक होती है जेनेटिक मैप बनाने का, आता है ये क्वेश्चन। ओके, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा बेटा, कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड, बाकी अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है जेनेटिक्स में, चिंता मत करिए, अब जल्दी जल्दी खत्म होगा। अगर दिया हो इफ डिस्टेंस बिटवीन, करेक्ट, जीन फॉर A and B is 66 centimorgan, then what is परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी? आप बताइए आंसर। आप तुरंत बोलेंगे कि सर आंसर 66%, बिल्कुल गलत। डिस्टेंस चाहे जितनी हो, लेकिन क्रॉसिंग ओवर जो है 50% को एक्सीड नहीं करेगा। आंसर होगा इक्वल टू या लेस देन 50%। समझ गए? यहां पर ये मामला गड़बड़ हो जाता है इंटरफेरेंस की वजह से, ध्यान रखना। तो क्रॉसिंग ओवर कभी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस चाहे 70 सेंटीमॉर्गन या 80 सेंटीमॉर्गन हो, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कभी 50% को एक्सीड नहीं करे। हाँ, 50% ऑप्शन में नहीं है तो आप 66 कर दीजिए, मतलब उसको पता नहीं है कुछ भी, 66% कर दीजिए। लेकिन 50 होगा तो आप 50 ही करेंगे, ओके, क्योंकि मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर 50% होती है जी। अब हम लिंकेज में जो है बेटा सेक्स लिंकेज की बात करेंगे, और इसको भी मॉर्गन साहब ने ही डिस्कवर किया था। सबसे पहले बेटा सेक्स लिंकेज की बात करने से पहले 2-3 बातें आप क्लियर कर लीजिए। आपकी बॉडी में जो क्रोमोजोम होते हैं, करेक्ट, आपकी बॉडी में जो क्रोमोजोम होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है बेटा सेक्स क्रोमोजोम, करेक्ट। ऑटोसोम बेसिकली आपके बॉडी के सोमैटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और सेक्स क्रोमोजोम पर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर से रिलेटेड जीन होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोसोम पर केवल सोमैटिक कैरेक्टर के जीन होते हैं, इस पर भी कुछ रिप्रोडक्टिव फ्यू कैरेक्टर के जीन होते हैं, और इस पर भी कुछ सोमैटिक कैरेक्टर के जीन होते हैं, करेक्ट। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि बेसिकली ऑटोसोम have the gene for the character of somatic character, but it also have few gene for the reproductive character. Sex chromosome have basically gene for the reproductive character,
बट इट ऑल्सो रेगुलेट सम सोमेटिक कैरेक्टर, करेक्ट। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। यहां पर बेटा सेक्स लिंकेज में हम उन जीन की बात करेंगे जो कहां पर हो, सेक्स क्रोमोसोम पर, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हो और चाहे वो सोमेटिक हो। और जब बात आती है सेक्स क्रोमोसोम की, तो आपको पता है बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं। एक होता है साहब जी आपका एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। यहां पर हम उन जीन की बात करेंगे जो एक्स और वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन, करेक्ट सर। और इन जीन का इनहेरिटेंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज। क्लियर है? फिर से, द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, कॉल्ड एज सेक्स linked gene and their inheritance from one generation to next generation is called as sex linked inheritance, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज। समझ में आया? ओवरऑल लिंकेज का मतलब होता है किसी भी जीन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक साथ में जाना। जब जीन सेक्स क्रोमोसोम पर हो तो उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम पर होंगे। और जब जीन बेटा जो है क्या कहते हैं, इनहेरिट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम पर, यानी एक्स क्रोमोसोम पर एक जनरेशन दूसरे जनरेशन, तो उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि एक्स और वाई क्रोमोसोम, नॉर्मली क्रोमोसोम अगर हम अपनी बात करें इंसान की, ह्यूमन की, तो क्रोमोसोम भैया पेयर में है, बिकॉज वी आर डिप्लॉयड, करेक्ट। तो हमारे बॉडी में सारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जैसे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर एंड सो ऑन। वैसे ही सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर है एक्स और वाई। 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं, लेकिन 22 पेयर क्रोमोसोम, फर्स्ट टू 22 पेयर जो ऑटोसोम हैं वो सबके सब होमोलोगस होते हैं। क्या होते हैं? होमोलोगस, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दोनों क्रोमोसोम का सेम होता है। लेकिन बेटा सेक्स क्रोमोसोम जो एक्स वाई मेल में पाया जाता है उसमें वो होमोलोगस नहीं होता। एक्स एक्स होमोलोगस होगा फीमेल में, लेकिन एक्स वाई का पूरा पार्ट होमोलोगस नहीं होता। देखिए एक्स वाई का ये वाला रीजन जो मैंने दिखाया है बेटा आपको, ये तो मात्र होमोलोगस होता है, ये वाला रीजन, करेक्ट, होमोलोगस हो गया। लेकिन बेटा मेजर पार्ट एक्स और वाई का नॉन होमोलोगस होता है, करेक्ट, एग्री। यानी कि नॉन होमोलोगस का मतलब है सर कि यहां पर जो जीन है वो यहां पर नहीं है, और जो यहां पर जीन है वो यहां पर नहीं। बेसिकली मेजर पार्ट बोलना तो गलत है, लेकिन बेसिकली आपको बताना चाहेंगे ये वो जीन है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने, मेल के लिए जो जीन होते हैं मेलनेस के लिए, उसे होलैंड्रिक जीन बोलते हैं। वाई के स्पेसिफिक पार्ट में होते हैं, डिफरेंशियल रीजन में वाई के, जो एक्स पर नहीं होती, करेक्ट। तो वाई के कुछ रीजन में जो है जो मेलनेस के लिए जीन होते हैं जो एक्स पर नहीं होते, दैट इज कॉल्ड होलैंड्रिक जीन। ये केवल और केवल वाई पर पाए जाते हैं, एक्स पर नहीं पाए जाते। तो ये वाला जोन जो है वाई का, ये एक्स के नॉन होमोलोगस जोन होता है। मतलब आपको बता देना चाहूंगा सर, एक्स और वाई में दो पार्ट होता है। एक्स और वाई क्रोमोसोम में कुछ पार्ट तो नॉन होमोलोगस और कुछ पार्ट होमोलोगस। क्लियर? अब अगर बेटा हम सेक्स लिंकेज की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक्स लिंकेज और वाई लिंकेज, करेक्ट बेटा। ये वाई लिंकेज हो गया और ये जो है बेटे एक्स लिंकेज हो गया। तो डेफिनेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्लियर कर लीजिए। द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड जीन, देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज, बोलिए,
X-linked inheritance, and that phenomena is called as X-linkage. Same, the gene which are present on the Y chromosome are called as Y-linked gene, and phenomena of their inheritance is called as Y-linkage. तो simple language में मैंने definition लिखी है, the inheritance of genes present on Y chromosome is called as Y-linkage. Simple. Phenomena of inheritance of gene present on Y chromosome. Y chromosome पर जो जीन होते हैं उनको हम बेटा बोलते हैं Y linkage. जैसे Y linkage का एक बड़ा बेस्ट एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना पर ज्यादा हेयर का पाया जाना, ये Y क्रोमोसोम में होता है और ये केवल मेल में कैरेक्टरिस्टिक होता है। करेक्ट बेटा। दूसरा एग्जांपल होता है SRY जीन या TDF जीन। SRY का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। SRY सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। करेक्ट बेटा। TDF का मतलब क्या होता है? टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, डिटर्मिनिंग फैक्टर। करेक्ट बेटा, टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर। तो ये Y क्रोमोसोम पर जीन पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? Y क्रोमोसोम पर, होलैंड्रिक रीजन में। और ये जीन क्या बनाते हैं? एक फॉर्म ऑफ प्रोटीनेशियस फैक्टर या प्रोडक्ट, और उसी प्रोटीनेशियस फैक्टर का नाम है TDF यानी टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, which suppress Mullerian duct and promote the development of Wolffian duct। और ये कब की बात हो रही है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। आपको पता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो तरीके की डक्ट बनती है, एक मुलेरियन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है, एक वुल्फियन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है। तो ये जो प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट है बेटा, ये मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को सप्रेस करता है और वुल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जिससे कि मेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और उसकी वजह से मेलनेस आता है। मतलब SRY जीन या TDF जीन जो है वो आपका मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इट सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ वुल्फियन डक्ट व्हिच फॉर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है बेटा? यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा बेटा, गौर करिएगा। एक क्वेश्चन है कि SRY जीन फॉर्म्स अ प्रोटीनेशियस फैक्टर दैट इज कॉल्ड TDF। केवल TDF लिखा हो तो दैट इज प्रोटीनेशियस फैक्टर, और TDF जीन लिखा हो तो दैट इज DNA। समझ में आया? ये TDF केवल लिखा होगा तो ये प्रोटीन हो जाएगा, और TDF जीन लिखा होगा तो ये DNA हो जाएगा। समझ में आया? जीन तो DNA के बने होते हैं ना। ओके। दूसरी बात बेटा, ये TDF जीन जो है स्मॉलेस्ट जीन होता है आपके बॉडी में, मात्र 14 बेस पेयर का बना होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसका जिक्र किया जाएगा, डोंट वरी। करेक्ट बेटा? तो SRY जीन is smallest gene in our body which consists of only 14 base pair। क्लियर? अब हम बात करेंगे जो है बेटे X लिंकेज की। करेक्ट? X लिंकेज की डेफिनेशन सेम होगी। द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ X लिंक्ड जीन यानी जीन प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज X लिंकेज। इसके कुछ एग्जांपल हैं जो कि हम इसमें 2-3 पढ़ेंगे। आई कलर इन ड्रोसोफिला, एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, ये X लिंकेज है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डायबिटीज इंसिपिडस नॉट मेलाइटस जो ADH की कमी से होता है, डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD, स्यूडो रिकेट्स, डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। मैं बताना चाहूंगा सर, यहां पर हम 2 डिजीज मात्र पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, और आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला पढ़ लेंगे। यही बाकी डिजीज जो है हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जो चैप्टर के सबसे लास्ट में आएगा। समझ गए? म्यूटेशन से लिंक करके इसको मैं पढ़ा दूंगा बाकी को, तो ये दिमाग में रखिएगा। अब मैं सर ये बताना चाहूंगा कि ये ऊपर के 5 देखिएगा, पेन मार्कर देखिए, ये तो भैया जी X लिंक्ड रिसेसिव हैं, X लिंक्ड रिसेसिव हैं। समझ में आया? बोलो कौन कौन रिसेसिव है? आई कलर, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डायबिटीज। और ये स्यूडो रिकेट्स जो ब्लैक से मैं मार्क कर रहा हूं, ये बेटा X लिंक्ड डोमिनेंट है। अपने आप में यही क्वेश्चन आ जाता है सर। तो ये आई कलर, ये सब 5 जो है
एक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर है, और स्यूडो रिकेट्स और डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ जो है वो आपका क्या होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। और बताना चाहेंगे बेटा डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ में जो है पेन होता है बहुत भयंकर, इनेमल दांत दर्द, और WHO के अकॉर्डिंग इट इज फर्स्ट पेन टूथ है, करेक्ट, ये तो जानते हो जी। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, है ना, यानी कि एक्स लिंकेज का एग्जांपल, जैसे आई कलर इन ड्रोसोफिला इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। आई कलर की अगर बात करें तो रेड डोमिनेंट होता है W+, व्हाइट रिसेसिव होता है। अगर बेटा मेल की बात करें तो मेल में XW+Y अगर है तो ये आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, बोलिए, ये ऑब्वियसली रेड होगा, और ये क्या होगा, व्हाइट। आप यहां पर देखिए मेल में हेमीजाइगस कंडीशन है जो मैंने पहले पढ़ाया था, अब आपको पता चल जाएगा मेल में हेमीजाइगस कंडीशन है। क्यों हेमीजाइगस कंडीशन है बेटा, क्योंकि X पर ये जीन है लेकिन Y पर नहीं है, और हेमीजाइगस कंडीशन में सिंगल एलील अकेले एक्सप्रेस कर जाता है, दो एलील की जरूरत नहीं पड़ती, भले रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो या रिसेसिव, दोनों केस में एक्सप्रेस करेगा। यहाँ भी सिंगल एलील है, यहाँ भी सिंगल एलील है, तो दोनों केस में एक्सप्रेस करेगा हेमीजाइगस कंडीशन में। हेमीजाइगस कंडीशन में यानी कि दूसरे क्रोमोसोम पर उसका काउंटर डोमिनेंट एलील है ही नहीं Y पर, तो ये अकेले एक्सप्रेस कर जाएंगे। फीमेल की बात करें तो XW+, यहाँ पर यू नो बेटर, ऑब्वियसली यहाँ पर होगा रेड होमोजाइगस कंडीशन में, यहाँ पर भी रेड होगा, लेकिन ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और ये सर आपका होगा व्हाइट अगेन होमोजाइगस कंडीशन में, एग्री। तो ये आपका यहाँ पर पता चला कि फीमेल में होमो या हेट्रोजाइगस कंडीशन पाई जाएगी, जबकि मेल में हेमीजाइगस कंडीशन पाई जाती है आई कलरिंग ड्रोसोफिला के लिए। आगे हम बात करते हैं बेटा कलर ब्लाइंडनेस का, इस पर क्वेश्चन हम करेंगे, इन सब पर देखेंगे बात भी। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, अगर एक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन है जो हमारे आई में कोन बनाता है, कोन फॉर्मेशन, कोन आप जानते हो ना, कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं नर्वस सिस्टम। एक्स पर अगर नॉर्मल जीन है तो कोन बनाएगा, कोन फॉर्मेशन, FORM फॉर्मेशन, कलर विजन होगा आपको। लेकिन अगर उसी नॉर्मल जीन में म्यूटेशन हो जाए, आप इसको एक्स नॉर्मल लिखिए या केवल एक्स लिखिए चलेगा, एक्स केवल लिखने का मतलब नॉर्मल जीन ऑटोमेटिकली म्यूटेशन हो गया, तो जो डोमिनेंट एलील था वो रिसेसिव हो गया, XC दैट इज रिसेसिव, ओके। म्यूटेशन के बाद ये क्या हो गया, रिसेसिव। अब पर्टिकुलर कोन फॉर्मेशन बिकम डिफेक्टिव, पर्टिकुलर कोन फॉर्मेशन क्या हो गया, डिफेक्टिव। 3 टाइप के कोन होते हैं आपको पता है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, करेक्ट बेटा। तो यहां पर होता क्या है, जैसे आप नॉर्मल हो, आपको कलर दिखाई दे रहा है, तो आप में इसका मतलब कोन बन रहा है, आपका जीन एक्स नॉर्मल है, एक्स पर प्रेजेंट जीन नॉर्मल है, करेक्ट। लेकिन म्यूटेशन होने की वजह से XC हो गया, तो पर्टिकुलर 3 टाइप के कोन है, कोई एक कोन फॉर्मेशन डिफेक्टिव हो गया, सही है, उसकी वजह से हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है स्पेसिफिक टाइप का, ठीक है बेटा। इसी के बेस पर 3 टाइप के कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, ड्यूटेरोनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, प्रोटेनोपिया रेड कलर ब्लाइंडनेस, ट्राइटेनोपिया ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। इसको याद करने के लिए आप याद कर लेना ऐसे, DPT = GRB। DPT वैक्सीन होती है, GRB बुक होती है। T से ड्यूटेरोनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, P से रेड कलर ब्लाइंडनेस प्रोटेनोपिया, और T ट्राइटेनोपिया से ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। अगर तीनों टाइप के कोन एब्सेंट होंगी तो याद रखना पिक्चर कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट बनेगी आपके आई में, है ना बेटा। इन जनरल जैसे हमें पर्टिकुलर कलर ब्लाइंडनेस के केस में पर्टिकुलर 2 कलर के बीच में हम डिफरेंशिएशन नहीं कर जाते, वेरी कॉमन इज रेड और ग्रीन के बीच में। लेकिन अगर कोई भी कोन नहीं बना तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो यहां से बेटा बात करना चाहेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस को सबसे पहले हॉर्नर ने डिस्कवर किया था, और अगर हम जीनोटाइप देखें मेल और फीमेल का, तो XY, एक्स का मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल मेल हो जाएगा, ऑब्वियस है। लेकिन XCY कलर ब्लाइंड मेल, और बेटा ये फिर से रिकॉल करना चाहेंगे हेमीजाइगस कंडीशन में। आपने एक बात मुझसे पढ़ी होगी मेंडेलियन जेनेटिक्स में कि रिसेसिव एलील केवल होमोजाइगस में एक्सप्रेस करते हैं, सही है ना। लेकिन यहां पर बेटा हेमीजाइगस कंडीशन पाई जाती है,
हेमिजाइगस कंडीशन के केस में सिंगल एलील एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव। उसका रीजन है कि दूसरे क्रोमोसोम पर उसका काउंटर डोमिनेंट एलील नहीं है। यहाँ पर रिसेसिव एलील हेमिजाइगस कंडीशन में सिंगल एलील एक्सप्रेस कर रहा, क्योंकि वाई पर उसको सप्रेस करने वाला कोई जीन नहीं है। XX नॉर्मल फीमेल, XCX नॉर्मल बट कैरियर। गौर करिए यहाँ पर नॉर्मल एलील है, एन मैंने लिखा नहीं, तो ये नॉर्मल वाला इसके एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा। दैट्स व्हाई इसके पास एलील तो है रिसेसिव एलील, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसलिए ये पर्सन टोटली नॉर्मल होगा, चाहे फीमेल है ना। इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस XCXC तभी दिखेगा जब होमोजाइगस कंडीशन होगा। एग्री बेटा? तो फीमेल में डिजीज यानी कलर ब्लाइंडनेस के लिए मिनिमम कितने एलील चाहिए? 2। जबकि मेल में कितने एलील चाहिए? 1। क्योंकि मेल कैसा होता है इसके लिए? हेमिजाइगस, क्योंकि इसमें एक्स पर एलील होता है लेकिन वाई पर नहीं होता, और फीमेल होता है होमोजाइगस कंडीशन में कलर ब्लाइंड। ओके, इन द मेल सिंगल एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील। गौर करना लग बेटा, सिंगल एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील एक्सप्रेस बिकॉज ऑफ हेमिजाइगस कंडीशन, है ना। इसका मतलब होता है कि दूसरे क्रोमोसोम पर इसका काउंटर डोमिनेंट एलील नहीं है। बट इन द फीमेल ब्लू से एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील एक्सप्रेस ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन। अब बताइए फीमेल में उसी डिजीज को कराने के लिए कितने एलील चाहिए? 2। मतलब पापा मम्मी दोनों अफेक्ट तो होने चाहिए। जबकि मेल में वही डिजीज कराने के लिए कितने एलील चाहिए? 1। तो आप बताओ मुझे सोच के कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ज्यादा कॉमन किसमें होगा, मेल में कि फीमेल में? ऑब्वियसली किसमें होगा? मेल में। क्लियर है बेटा? तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो है ज्यादा कॉमन होते हैं, इसीलिए किसमें? मेल में। अब आगे हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में हीमोफीलिया की बात करें। कल हम लोग लेते हैं हीमोफीलिया का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लीडर्स डिजीज या रॉयल्स डिजीज। करेक्ट बेटा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ये, और वेरी इंपॉर्टेंट ये लीडल है। यहाँ पर एब्सोल्यूट लीडल जीन इफेक्ट पाया जाता है। मैंने पहले जब लीडल जीन पढ़ाया था तो वहां पर 3 टाइप के लीडल जीन बनाए थे और बोला था एब्सोल्यूट लीडल जीन का एग्जाम्पल होता है ये। करेक्ट? एक्स नॉर्मल, अगर एक्स केवल लिखा है एक्स लिख दो आप, या नॉर्मल एक्स नॉर्मल, क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग अकर्स। म्यूटेशन हो गया XH स्मॉल लेटर में लिखा, मतलब रिसेसिव बनाइए। पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नॉट फॉर्म्ड या बिकम डिफेक्टिव, कुछ भी केस हो सकता है। क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा और वो 30 मिनट से लेकर 24 आवर तक हो जाएगा। काफी ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा और उसी बीमारी को तब हम बोलने लगते हैं हीमोफीलिया। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया ए ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 का दूसरा नाम होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, दैट इज HG। हीमोफीलिया बी ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्रिसमस डिजीज बोलते हैं इसको, है ना बेटा। मोस्ट कॉमन बी होता है। लीडैलिटी विशेष करके बेटा जो है इसमें होती है आपके, करेक्ट। अब अगर हम जीनोटाइप की बात करें मेल और फीमेल की, तो नॉर्मल XY नॉर्मल मेल, XHY हीमोफिलिक मेल, है ना। XX नॉर्मल फीमेल, XHX नॉर्मल बट कैरियर, XHXH अफेक्टेड फीमेल, डेथ इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्रीनेटल डेथ ड्यू टू एब्सोल्यूट लीडल जीन इफेक्ट। क्लियर है भैया? एब्सोल्यूट लीडल जीन इफेक्ट की वजह से जो है यहाँ पर डेथ हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ होता है इनका, है ना। ये सर्वाइव नहीं करती, इसलिए इनको हम काउंट नहीं करते। प्रीनेटल डेथ बोला जाता है, जो बर्थ के पहले डेथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज प्रीनेटल डेथ। ये बात यहाँ पर विशेष ध्यान देनी है। और अगेन मेल में हेमिजाइगस कंडीशन में बेटा बीमारी हो रही है, जबकि फीमेल में होमोजाइगस में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट लीडल जीन इफेक्ट की वजह से जो है आपका क्या हो रहा है? डेथ। आगे क्वेश्चन करोगे तो और आइडिया लगेगा। हीमोफीलिया को इसमें जो है रॉयल फैमिली में सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी इंग्लैंड की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रॉयल्स डिजीज। खूब ब्लड का लॉस होता है इसलिए ब्लीडर डिजीज। इसको सबसे पहले जॉन ऑटो ने डिस्कवर किया था बेटा। अच्छा, ये 2 हैं। तीसरा एक और होता है बेटा हीमोफीलिया सी, पढ़ाया नहीं जाता, बता दे रहा हूं। ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11, करेक्ट बेटा।
किसकी वजह से? 11 की वजह से होता है। और 11 को हम बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, करेक्ट, एंटीसीडेंट। तो गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है बेटा कि बी जो है वो 9 की वजह से होता है, उसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, और ये 11 की वजह से होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सेक्स लिंकेज को यानी विशेष करके एक्स लिंकेज और वाई लिंकेज को हम एक्सप्लेन करेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से। अभी आप पढ़ रहे थे सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, यानी सेक्स लिंकेज का मतलब ऐसे कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम पर है उनको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। उनका इनहेरिटेंस बेटा दो तरीके से हो सकता है और बेसिकली वो फॉलो करते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। होता है दो टाइप का, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखिए क्या होता है, व्हेन अ पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, पासेज या ट्रांसफर इट्स सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर या एनी कैरेक्टर इनटू द ग्रैंड चाइल्ड थ्रू द ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। कोई पर्सन अपने ग्रैंड चाइल्ड में कोई अपना सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर या ट्रेट ट्रांसफर करे अपने ऑफ स्प्रिंग के अपोजिट सेक्स के थ्रू। ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे देखिए, टू टाइप, डायागैनिक या डायाजेनिक। फादर डॉटर में उसका कैरेक्टर गया, डॉटर से उसका उसके ग्रैंड सन में गया। समझ गए कि नहीं? तो देखिए, मेल का कैरेक्टर मेल में आया थ्रू द फीमेल, तो यहां पर अपोजिट सेक्स के थ्रू ट्रांसफर किया गया है कैरेक्टर। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका एक्स क्रोमोसोम डॉटर में गया और डॉटर का जो बच्चा हुआ, इसका तो ग्रैंडसन ही होगा ना बेटा। तो ये जो है इसका पहले फादर का एक्स क्रोमोसोम इसमें गया और वो एक्स फिर इसके ग्रैंडसन में गया, क्योंकि ग्रैंडसन में एक्स वाई दोनों होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट सेक्स के थ्रू ट्रांसफर किया गया। चूंकि फीमेल के थ्रू ट्रांसफर किया गया इसलिए डायागाइनिक, गाइनो मतलब फीमेल, या डायाजेनिक। डाया एंड्रिक, एंड्रिक मतलब मेल। अब देखना उल्टा हो जाएगा, फीमेल फीमेल में ट्रांसफर करेगी, मदर ग्रैंड डॉटर में ट्रांसफर करेगी थ्रू द सन, यानी मेल के थ्रू। जब अपोजिट सेक्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा तो उसे बोलेंगे क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मतलब मेल का कैरेक्टर पहले उसके डॉटर में गया और डॉटर से डॉटर के सन में गया, तो इसका तो ये ग्रैंडसन ही हुआ ना। ओके, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, when a person transfers its trait into his or her grandchild through the offspring of, क्लियर कर लीजिए साहब जी आप, सेम सेक्स। यहां अपोजिट सेक्स, मेल मेल में ट्रांसफर करता था फीमेल के थ्रू, फीमेल फीमेल में ट्रांसफर करती थी मेल के थ्रू। अब उल्टा कर दो, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बेसिकली इसको फॉलो करते हैं, याद रखना। दो टाइप, होलोगाइनिक या होलोजेनिक, मदर डॉटर ग्रैंड डॉटर। देखिए, फीमेल फीमेल में डाला और फिर फीमेल में गया, फादर सन ग्रैंड सन में। तो सेम सेक्स के थ्रू जब चलेगा तो होलो एंड्रिक, मेल टू मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल टू होलोगैनिक, करेक्ट। और ये नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा। अब हम बात करते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। सेक्स लिंकेज के बाद सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और एक बढ़ता है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, फिर क्वेश्चन। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, जीन फॉर दीज कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम ऑफ बोथ सेक्स। पहले क्लियर कर लीजिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन का जो गलत पॉइंट यहां होता है, यहां लिखा है सेक्स लिमिटेड यानी सेक्स, तो आपके खोपड़े में सेक्स लिंकेज पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा भर जाता है कि आपके दिमाग में आता है कि ये भी सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल नहीं, ये कहां पर है सर? ऑटोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं है। जीन फॉर दीज कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम ऑफ बोथ सेक्स, दोनों में है, बट देयर एक्सप्रेशन इज लिमिटेड ओनली इन वन सेक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इनका एक्सप्रेशन होता है केवल एक सेक्स में, आइदर मेल में और फीमेल में, करेक्ट। गौर करिए, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन एस्ट्रोजन रिस्पेक्टिवली। मेल में एंड्रोजन के इन्फ्लुएंस में होगा और फीमेल में एस्ट्रोजन। एग्जाम्पल के लिए जैसे बात करूं बेटा, बियर्ड एंड मॉस्टिच, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हुआ मेल का। इसका जीन जो है, जीन मेल में भी है फीमेल में भी है।
लेकिन ये केवल एक्सप्रेस करेगा मेल में किसके इन्फ्लुएंस में? एंड्रोजन। समझ गए? अगर एंड्रोजन फीमेल में ज्यादा हो जाए तो ये फीमेल में भी एक्सप्रेस कर जाएगा, जीन दोनों में है क्योंकि, लेकिन एंड्रोजन बेसिकली मेल में ज्यादा होता है तो इसलिए इसका जो है एक्सप्रेशन केवल मेल में होता है। क्लियर है भाई साहब? वैसे ही फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है ना, या वॉइस का डेवलपमेंट का जीन दोनों में है, मेल फीमेल दोनों में, लेकिन केवल फीमेल में ही डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि वहां ईस्ट्रोजन है। अगर ईस्ट्रोजन मेल में हो जाए तो मेल फीमेल जैसा होने लगेगा। समझ गए? तो यहाँ पर जीन ऑटोसोम पर दोनों सेक्स में है, लेकिन एक्सप्रेशन केवल एक में होगा। एग्री? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन। अब हम बात करेंगे लास्ट में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, क्या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, और कुछ क्वेश्चन जी। अब लास्ट में जो है सेक्स लिंकेज पहले पढ़ा, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने जो है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, और लास्ट में अब बेटा पढ़ेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। जीन फॉर दीज कैरेक्टर आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी जीन ऑटोसोम पर है, सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं है। क्लियर कर लीजिए, दोनों के सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड के जीन ऑटोसोम पर है, ऑफ बोथ से, दोनों में है। बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यहां पर डिफरेंस क्या है? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन देयर एक्सप्रेशन इज डिफरेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों सेक्स में। देखो भैया, सेक्स लिमिटेड में दोनों सेक्स में था करेक्ट जीन, लेकिन एक्सप्रेशन किसी एक में होता था, मेल या फीमेल हार्मोन की वजह से, वो सेक्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस था। यहां पर जो एक्सप्रेशन डिफर करेगा वो केवल और केवल हेट्रोजाइगस में, होमोजाइगस में डिफर नहीं करेगा। यहां पर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन विल टेक प्लेस ओनली इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। एग्जाम्पल के साथ और पक्का हो जाएगा, और ये भी पक्का है किसी न किसी अंडर इंफ्लुएंस ऑफ सर्टेन केमिकल, है ना, सर्टेन केमिकल, वो हार्मोन भी हो सकता है, कोई केमिकल। ओके, एग्जांपल पैटर्न बाल्डनेस इन मेल डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट एलील के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है पैटर्न बाल्डनेस, कंट्रोल बाय जीन, जिसमें दो एलील हैं, एक एलील है आपका कैपिटल बी और दूसरा एलील है स्मॉल बी। चलो जीनोटाइप देखते हैं और कब कब बाल्डनेस होगा कब नहीं होगा। जीनोटाइप मेल फीमेल, यहां पर आपके लिए क्लैरिटी के लिए बाल्ड लिख देते हैं, बाल्ड। अब देखो, कैपिटल बी, मेल भी बाल्ड फीमेल भी बाल्ड, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये पॉइंट यहां पर ध्यान देने वाली है। मेल बाल्ड होगा लेकिन फीमेल बाल्ड नहीं होगा। आप चाहे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, थोड़ा सा इशारा कर देता हूं जस्ट, कि मेल बाल्ड ये जो हुआ, यहां पर कहीं ना कहीं ये टेस्टोस्टेरोन का रोल है, जो कि फीमेल में नहीं होता, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये चीज अफेक्ट होता है। स्मॉल बी दोनों ही नॉर्मल होंगे, बाल्ड नहीं होंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट में बाल्ड होंगे, गौर किया। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में मेल बाल्ड होगा लेकिन फीमेल बाल्ड नहीं। होमोजाइगस रिसेसिव में कोई बाल्ड नहीं होगा। तो ये भी एक केमिकल की वजह से हुआ। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अ हीमोफिलिक मैन मैरिज विथ अ नॉर्मल वुमन हुज फादर इज हीमोफिलिक। जो फीमेल है उनके पापा हीमोफिलिक हैं और मेल जो है वो खुद ही हीमोफिलिक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल, गौर करिए, कैरियर एंड हीमोफिलिक ऑफ हिस्ट्री। देख बेटा, मेल कैसा है बोलिए? हीमोफिलिक, जीनोटाइप मैंने आपको बता दिया था एग्जैक्ट। फीमेल कैसी है? नॉर्मल। ओके सर, बट इनके पापा हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक क्या का जीन किस पर होता है? एक्स क्रोमोसोम पर। और पापा का यानी मेल का एक्स क्रोमोसोम केवल और केवल किस में आता है? डॉटर में। तो फीमेल जो है नॉर्मल नहीं है। सही पूछिए तो पूरा तरह क्वेश्चन बोलता तो नॉर्मल बट कैरियर है। सही है, तो ये नॉर्मल बट कैरियर हो गई क्योंकि इनके पापा जो है अफेक्टेड है। अब क्रॉस करा दीजिए साहब जी आप, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, आया क्या बोलो? एक्स एच एक्स एच एक्स एच एक्स, बोलो एक्स एच वाई, और क्या आया? एक्स वाई।
बोलो बेटा। अब देखिए यहां पर थोड़ा रिजल्ट लिखने का तरीका अलग है सर। पहली बात इनकी तो हो जाएगी डेथ, डेथ ड्यू टू एब्सोल्यूट लीडल जीन इफेक्ट, करेक्ट। अब आंसर क्या लिख रहे हो आप? पहला नॉर्मल, नॉर्मल बोलिए। नॉर्मल अगर मेल की बोले तो 50% और फीमेल की बोले तो 100%, क्योंकि कैरियर भी नॉर्मल होती है। दूसरा, अगर कैरियर बोले तो मेल 0% और फीमेल 100% कैरियर। अरे यार ये तो डेथ कर गई, एक ही फीमेल बची तीन में से, बोलो एक ही फीमेल बची, तो ये 100% फीमेल जो है क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी, और मेल 0%। तीसरा हीमोफिलिक, बोलो मेल 50%, दो में से एक, और फीमेल 0%। क्यों? क्योंकि ये तो पैदा ही नहीं हुई, इसको थोड़ी काउंट कर लेंगे आप यार। ये नहीं पैदा हुई, इसको काउंट नहीं करेंगे। कोई भी फीमेल हीमोफिलिक नहीं है, सही है ना? तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना होता है, करेक्ट। तो मेल का मेल में निकालिए और फीमेल का फीमेल में निकालिए यहां पर, जब तक कि इन देयर टोटल ऑफ स्प्रिंग ना दिया हो। टोटल ऑफ स्प्रिंग अगर दिया हो, अगर ये ऐड हो गया तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तब जनरल आंसर जाएगा। अगर इन देयर टोटल ऑफ स्प्रिंग में दिया है तो देखो, पहला नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग, बोलो अब मेल फीमेल मत देखना, तो ये नॉर्मल है फीमेल, ये नॉर्मल है, ये हेमोफिलिक। तीन, एक तो मर गया, तीन में से दो नॉर्मल है, 2/3 × 100। दूसरा परसेंटेज पूछ लिया, मान लो परसेंटेज ऑफ कैरियर, तीन में से एक 1/3। परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक, तब आपको लिखना केवल एक अफेक्टेड है, 1/3। समझ गए भाई साहब? इस तरीके से टोटल ऑफ स्प्रिंग में ऑप्शन दिया है तो आप इस तरीके से निकालेंगे, और मेल का मेल में फीमेल फीमेल। नॉर्मली यहां पर हम मेल का मेल में फीमेल फीमेल, जैसे 4 हैं तो 2 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया, समझ गए? ये तो मर गया तो एक ही बचा, करेक्ट।